आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये जो हमने दलित साहित्य और उसके मूल्यांकन और उसके इतिहास दर्शन से जुड़ा हुआ जो सिलसिला शुरू किया है, उसकी इतिहास दर्शन की कड़ी में आज अब एक एपिसोड मैंने कल किया था, ये दूसरा एपिसोड है। दलित साहित्य पर विचार करते समय दलित पर विचार करना पहली शर्त है। ये कोई किताब का और कल्पना का मूल्यांकन करना नहीं, क्योंकि साहित्य में कल्पना का खेल रहा है। साहित्य के बिना, कल्पना के बिना साहित्य लिखा नहीं जाता। लेकिन दलित साहित्य में कल्पना भी है और यथार्थ भी है। तो दलित साहित्य पर विचार तभी संभव है बेहतर ढंग से जब आप दलित को जानते हो, दलित की हकीकत जानते हो। हकीकत यह है कि दलित आज भी गरीब है। जिनको आरक्षण मिला है उसके कारण दलितों में एक वर्ग उभर के आया है, मिडिल क्लास का उभर के आया है। और ये जो मिडिल क्लास का जो दलित उभर के आया है, ये पुरानी जो मानसिकता है उससे पूरी तरह से प्रभावित है। पुरानी जो मनोदशा है उससे पूरी तरह से प्रभावित है, जिसे हम लिखे सामंती जीवन मूल्यों से पूरी तरह प्रभावित है। मसलन ब्रिटिश शासन के आने के पहले भी दलितों का शोषण होता था, ब्रिटिश शासन के दौरान भी दलितों का शोषण होता था, और जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गई तब भी दलितों का शोषण जारी है। तो ये जो शोषण की अवस्था थी उसने उसे एक तरह से अनऑफिशियली, ऑफिशियली सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, अनऑफिशियली उसको अभी भी हमने एक अघोषित तौर पर दोयम दर्जे के नागरिक का दर्जा दिया हुआ। बुर्जुआ जी ने दलितों को या मध्य वर्ग के लोगों ने कभी दलितों को अपना मित्र नहीं माना। ये एक वास्तविकता है, और ये हम दो चार छह उदाहरण देके ये बात समझें कि हमारा तो दलित दोस्त है, नहीं। क्योंकि शहरों से लेके गांव तक दलितों का शोषण जारी है। अगर वो मित्र है तो शोषण क्यों? तो दलितों को रिजर्वेशन तो मिला, लेकिन उनका सामंती शोषण जारी रहा। सामंती शोषण से उन्हें मुक्ति नहीं मिली। सामंती शोषण के लिए जरूरी था कि कृषि दासता के रूपों के खिलाफ संघर्ष चलाया जाता। कृषि की जो जमीन है उसका समान रूप से वितरण किया जाता। इससे क्या होता है कि कृषि दासता के जो रूप है वो नष्ट होते हैं। तो कृषि दासता के रूप बने रहे और दलित को आरक्षण दे दिया गया। इसने एक खास तरह के टिपिकल फ्यूडलिज्म को बना रहने दिया हमारे बीच में, और जो अभी भी है। अब इसका दुष्परिणाम यह निकला कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वे दलितों का अपने तरीके से दुरुपयोग करती हैं, और दलितों में भी जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं वो अपना दुरुपयोग होने देते हैं, और वे भी दुरुपयोग करते हैं। तो दलितों में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो खुशहाल हिस्सा है, और उससे भी बहुत छोटा सा हिस्सा जो अपॉर्चुनिस्ट हिस्सा है, जो अवसरवादी है, वो पैदा हुआ है। ये जो लोग हैं जो कि शिक्षित वर्ग पैदा हुआ, आरक्षण से जिसे लाभ मिले, इसने सामंती मूल्यों के खिलाफ इसने भी जिस तरह से जिहाद छेड़ा जाना चाहिए था। मसलन जो दलितों की पार्टियां हैं वे कभी भूमि सुधार के लिए और भूमि वितरण के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। मायावती मुख्यमंत्री रही, उन्होंने 2 एकड़ जमीन भी दलितों में बांटी नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार लागू किए गए होते तो उत्तर प्रदेश की प्रकृति अलग होती।
कर्पूरी ठाकुर थे और दूसरे लोग थे जो बिहार में मुख्यमंत्री रहे, जो कि दलितों के बड़े चैंपियन है। तो दलितों को जमीन तो बांटी नहीं गई, तो भूमि सुधार लागू किए बिना दलितों की मुक्ति कैसे होगी? इसके विपरीत बंगाल में लेफ्ट ने भूमि सुधार लागू किए और उसका फायदा दलितों तक पहुंचा। तो बंगाल के गांव तक, शहर में भी दलितों के प्रति अनटचेबल भाव नहीं है। उन्हें सेकंड बेड सिटीजन के तौर पर नहीं देखा जाता। वही स्थिति केरल में, तो केरल में सबसे पहले भूमि सुधार लागू किए गए। तो दलित की जो सबसे जो दयनीय अवस्था है, गरीब अवस्था है, उसका कारण है कृषि दासता और कृषि के पुराने संबंधों का बना रहना। तो कृषि जगत के पुराने संबंधों को खत्म कैसे किया जाए, ये चीज तो अंबेडकर के भी दृष्टिकोण में नहीं थी, और ये चीज फुले के भी दृष्टिकोण में नहीं थी, ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण में भी नहीं थी। तो ये पेज तो एक फंसा हुआ है। जब तक दलित नेता, इंटेलेक्चुअल, शिक्षित लोग ये बात समझेंगे नहीं कि दलितों की मुक्ति तभी संभव है जबकि वे कृषि दासता के रूपों से मुक्त हों। और कृषि दासता का सबसे महत्वपूर्ण रूप रहा है गांव में उसके पास जमीन का न होना। तो दलितों में रिजर्वेशन आया, दलितों में एक खुशहाल मध्यवर्ग भी पैदा हुआ, लेकिन अधिकांश दलित आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। दलितों की मदद के लिए अनेक योजनाएं हैं, लेकिन दलितों की आर्थिक स्थिति में बुनियादी तौर पर कोई परिवर्तन नहीं आया। दलितों के बहुत महत्वपूर्ण और सोशल साइंस के बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है सुखदेव थोरट। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, दलित इन इंडिया, जिसमें डिटेल्स में जाके स्टडी की गई है दलितों की भारत में दशा को लेकर। उन्होंने रेखांकित किया है कि 70% शेड्यूल कास्ट परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है, और किसी के पास है भी तो नाम मात्र की। मात्र 6% मझोले और बड़े किस्म की किसानी करते हैं। खासकर बिहार, केरल और पंजाब में तो 90% शेड्यूल कास्ट परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है या नाम मात्र की जमीन है। एक और चीज है जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है, जो कि उन्होंने रेखांकित की है, वो यह कि केरल में भूमि सुधार कानून लागू किए जाने और फाजिल जमीन का वितरण किए जाने के बाद भी शेड्यूल कास्ट को वहां जमीन नहीं मिली, जबकि वहां पर बहुत ही पावरफुल किसान आंदोलन है, और वो केरल वाम की राजनीति का किला माना जाता है। तो किसानों में और खासतौर पर कृषि क्षेत्र में जब तक भूमि वितरण नहीं होगा, दलितों की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन केरल में एक चीज घटी है जो कि कायदे से दर्ज की जानी चाहिए, वो ये कि ये सही है कि जो उन्होंने उनके डाटा है इसका, लेकिन वहां जो ओवरऑल जो चेंजेस हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय चेंजेस है। वहां आपको कोई दलित सुदूरवर्ती गांव में भी SC ST कोई भी आपको अशिक्षित नहीं मिलेगा। 5 आदमी भी आपको अशिक्षित नहीं मिलेंगे जो SC ST हो। तो ये साधारण अचीवमेंट नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां हम ये कह सकें कि इस राज्य में कोई अशिक्षित नहीं है, और खासतौर पर दलित अशिक्षित नहीं। अब वहां सुदूरवर्ती इलाकों में चले जाइए, ट्राइबल इलाकों में चले जाइए, वहां आपको सब साक्षर मिलेंगे और मिनिमम चीजें जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें दलितों को जाति प्रथा से मुक्त करना है तो उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना होगा, और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है भूमि सुधार को कठोरता से लागू किया जाए। क्योंकि दलित के
आर्थिक अभाव का स्रोत है उसका भूमिहीन होना। और यही वजह है कि उसे तरह तरह की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक में जूठन में जो चीज हाईलाइट की है वो ये कि उन्होंने दलितों की बदहाल दशा का सुंदर वर्णन किया है, लेकिन उसमें जो चीज बहुत ही सेंटर में रखी है वो ये कि दलितों को कम पगार मिलती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कहने के लिए इसे बहुत ही अच्छे कलात्मक ढंग से उन्होंने पेश किया है, लेकिन इसे एक पोएटिक या एक नरेटिव या कहानी के तौर पर नहीं देखना चाहिए खाली, बल्कि एक वास्तविकता है। ये वास्तविकता है कि दलितों को आज भी गांवों में कम मजूरी मिलती है। सुखदेव थोरट ने अपनी पुस्तक में दलित इन इंडिया में एक और चीज लिखी है जो कि यहां दर्ज करनी बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि जो उनका डाटा है, समूचे देश में शेड्यूल कास्ट पुरुषों को गांव में कृषि कामों के लिए औसतन 13 रुपए 56 पैसे मजदूरी मिलती है। लेकिन वास्तव अर्थ में यह मजदूरी विभिन्न इलाकों में अलग अलग है। मसलन उड़ीसा में 9 रुपए, पंजाब में 20 रुपए, केरल में 31.17 रुपए है। आंध्रा, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में राष्ट्रीय औसत दर से भी कम मजदूरी मिलती है। जबकि गैर कृषि कार्यों के लिए शेड्यूल कास्ट पुरुषों को औसतन 19 रुपए 76 पैसे मजदूरी मिलती है। ये मिनिमम है। 19 रुपए 76 पैसे से लेकर 20 रुपए 1 पैसे तक मजदूरी मिलती है। राष्ट्रीय औसत दर से भी कम मजदूरी जिन राज्यों में मिलती है वे हैं आंध्रा, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी और पश्चिम बंगाल। ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स वर्ष बदल गए हैं। ये 2000 तक के डिटेल्स हैं वहां। वर्ष बदल गए, लेकिन ये आंकड़ा नहीं बदला है। आंकड़ा वैसा ही है जिसका के उल्लेख वाल्मीकि ने अपनी किताब में किया कि उन्हें पगार कम मिलती है। एक और चीज है सुखदेव थोरट ने जिसे रेखांकित किया वो ये कि शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो सकल जनसंख्या का 16% है। इसमें 55% शेड्यूल कास्ट आबादी यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्रा और तमिलनाडु में है। उसी तरह जो शहरों में जो शेड्यूल कास्ट के आंकड़े हैं, या हम ये कहें कि शहरों में जो शेड्यूल कास्ट बसा हुआ है, सन 2001 के आंकड़ों के अनुसार सारे देश में शहरों में रहने वाले शेड्यूल कास्ट समुदाय की संख्या सकल आबादी में 20.18% है। जबकि गैर एससी एसटी समुदायों की 31.57% है। तुलनात्मक तौर पर गैर एससी एसटी समुदायों का शहरीकरण ज्यादा हुआ है। समग्रता में राष्ट्रीय स्तर पर एससी की कुल आबादी में 25% का ही सिर्फ शहरीकरण हुआ है। गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में यह औसत इससे भी ज्यादा है। बाकी राज्यों में 75% एससी गांवों में रहते हैं। शहरीकरण न होने का अर्थ है कि वे अब भी आर्थिक विकास की रफ्तार में काफी पीछे हैं। और ये जो दलितों की जो आत्मकथाएं आप पढ़ते हैं उनमें ये वास्तविकता, दलितों का पिछड़ापन, उनके गांव की दुर्दशा, उनकी आर्थिक दुर्दशा, इसका चित्रण मिलता है। और ये सुखदेव थोरट की जो इलाके दर इलाके जाके की गई स्टडी है उसमें ये चीज सामने आई है। तो ऐसा नहीं कि दलित जो अपनी आत्मकथाओं में लिख रहे हैं वो कोई काल्पनिक चीज है। नहीं, वो फैक्चुअली करेक्ट है।
एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी है बतानी, वो ये कि जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो जूठन लिखी है उसमें कई स्थानों पर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि दलितों में बड़े स्केल पर अपने शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होने की जो चेतना है वो बहुत ही प्राथमिक लेवल पर है। वे जानते हैं कि वे नरक में जी रहे हैं, लेकिन उनमें उससे मुक्त होने की कोई चेतना नहीं है, और उनमें जो मुक्त होने की चेतना का विकसित न हो पाने का बहुत बड़ा कारण उनकी अपरिवर्तित आर्थिक दशा, क्योंकि वे सालों साल एक ही किस्म का काम करते हैं। वे जिस यथार्थ में जीते हैं, जिन आर्थिक परिस्थितियों में जीते हैं, उनमें कहीं से भी कोई परिवर्तन की गुंजाइश उनको नजर नहीं आती। यहां तक कि जो शहरों में लोग आ गए हैं, उनके जीवन में भी भौतिक तौर पर तो परिवर्तन आ जाता है, लेकिन चेतना, मान्यता और मूल्यों के स्तर पर पुराना ढांचा उनके अभ्यास में ज्यों का त्यों बना रहता है। इसे दलित जाति के पुराने प्रेत कहना ज्यादा सही होगा। ये जो प्रवेश, और दूसरा एक, चूंकि जैसा कि सुखदेव थोराट ने रेखांकित किया कि उसका मैं 75% ऐसा है हिस्सा दलितों का जिनका शहरीकरण नहीं हुआ है, तो शहरीकरण नहीं होगा तो वे अपने जाति से भी मुक्त नहीं होंगे, जाति प्रथा से भी मुक्त नहीं होंगे। अंबेडकर ने इस बात को रेखांकित किया था कि शहरीकरण जो है वो दलितों को जाति से मुक्त करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है ये। एक और चीज है जो कि इस पूरे प्रपंच में ध्यान रखने की है, वो ये कि जब एक दलित पढ़ लिख जाता है तो वो अपनी पसंद से अपना विकास तो कर लेता है, नौकरी वगैरह तो जुगाड़ कर लेता है, लेकिन जातिगत जो सामाजिक भेद हैं उनसे वो मुक्त नहीं कर पाता अपने को। ऐसा नहीं कि दलितों का सिर्फ सवर्णों के साथ मतभेद है, जाति भेद है। दलितों के अंदर भी विभिन्न किस्म के भेद हैं। भेद एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है जो कि पूरे भारत की जाति प्रथा में समाये हुए हैं। ब्राह्मण में ब्राह्मणों के अंदर भी भेद है, बनियाओं में बनियाओं के अंदर भी विभिन्न किस्म के भेद हैं। तो भेद है, जातियों में भी अंदर भेद है। एक है वे बाहर भेद, दूसरी जाति से भेद, और एक है जाति के अंदर भेद। तो यहां भेद कई स्तर पर हैं जिनमें कि सभी जातियां फंसी हुई हैं और दलित उसमें सबसे अधिक फंसे हुए हैं। तो दलित में भी ये है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, इसके लिए भी, इसकी वजह से भी अनटचेबिलिटी और एक तरह से ऊंच नीच का भाव, छोटे बड़े का भाव, हायरार्की का भाव ये बना हुआ है। और इसने क्या किया है कि शिक्षित सवर्ण और शिक्षित दलित, इसके बीच में तो भेद है ही, लेकिन जो शिक्षित दलित है और अशिक्षित दलित है उसमें भी भेद पैदा कर दिया। और अब एक और नया फिनोमिना चल निकला है कि बहुत सारे लोग अपने सवर्णों की जाति का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं और वो चलता रहता है। और ये फिनोमिना 1920 से दलितों में प्रवेश किया और दूसरी जातियों में प्रवेश किया, अपनी जाति बदलने का, और ये अभी भी जारी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी रचना में रेखांकित किया है कि महार, मांग, चमार, मेहतर, ये सब दलित जातियां हैं, इनमें जाति भेद है। और यही वजह है कि दलित आंदोलन में भी डिवीजन है, और विभिन्न जो दलित जातियां उनमें एकजुटता दिखाई नहीं देती। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर कायदे से विचार किया जाना चाहिए, बहस की जानी चाहिए। वो ये कि इतने सरकार के विकास कार्यक्रमों, संवैधानिक प्रावधानों और लोकसभा, विधानसभा, पंचायत आदि में आरक्षित सीटों के जरिए व्यापक राजनीतिक शिरकत के बावजूद दलितों में एकजुटता और सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया
अपने संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाई, और दलितों के अंदर दलित चेतना से मुक्त, दलित अवस्था से मुक्त होने की चेतना क्यों नहीं विकसित हो पाई। और इस बीच में दलितों के अंदर भेद, जाति भेद घटने की बजाय बढ़ा क्यों है। एक तरफ दलित और सवर्ण का भेद तेज हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दलित के अंदर भी भेद तेज हुआ है। अब ये जो अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये उस भेद की तरफ ध्यान खींचता है कि भाई दलितों में ऐसी भी जातियां हैं जो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाती, यानी वहां पे भी एक क्रीमी लेयर आ गया है। तो जो लोग क्रीमी लेयर में हैं वो इस के अनुसार नए आरक्षण की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये भेद और उसके लेयर ये समाज में है। एक और जो जो मुझे लगता है, दलितों में जो सामाजिक एकजुटता नहीं है, और उसमें कोई जैसे कि कोहेरेंस नहीं है, या दलित चेतना में कोहेरेंस नहीं है, उसका एक बड़ा कारण है उनके पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ऐसी आइडियोलॉजी जो कोहेरेंट हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करे, परिवर्तनकामी हो। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि उनके पास में पूंजीवाद की सही समझ का अभाव है। वो जानते नहीं कि पूंजीवाद में हमें किस रास्ते पर जाना है, पूंजीवाद से हमें दोस्ती करनी है कि या दुश्मनी करनी है, पूंजीवाद से लड़ना है या पूंजीवाद में किस तरह के पूंजीवादी नेताओं के साथ जाना है, इसकी उनके पास समझ नहीं है। थर्ड बड़ा कारण है कि दलित ये नहीं जानते उनके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। सामान्य राजनीतिक स्वार्थ के लिए वे अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। सब जानते हैं कि बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा है, जो कि एकदम घनघोर दलित विरोधी एजेंडा है। लेकिन मायावती की जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स है बीजेपी को लेकर, उसने पूरे के पूरे दलितों के पॉलिटिकल अचीवमेंट को एकदम धराशायी कर दिया। जो बहुत सारे ग्रुप्स जो वहां पर हैं, एक और क्लासिक केस है, वो भी दलितों के स्पोक्समैन है। तो वहां पे भी ये चीज सामने आ रही है कि भाई दलितों का जो है भविष्य वो किसके साथ है, वो मोदी के साथ, जो कि एकदम आइडियोलॉजिकली असंभव है। तो ये जो तीन बड़े फैक्टर है, इनके कारण दलितों में दलित चेतना पैदा नहीं हो पाई। दलितों में खुद जाति भेद से लड़ने की एकजुटता पैदा नहीं हो पाई, और इसने दलितों के विकास में बहुत बड़ी बाधा खड़ी की। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।